यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर, ये देखिए वॉरियर्स ड्रिल 27। और हमेशा की तरह विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। ये देखिए दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इन एक्ट 2 सीन 2 हु रिफर्स टू पोलोनियस एज ए टीडियस ओल्ड फूल। एक्ट 2 सीन 2 में पोलोनियस को टीडियस ओल्ड फूल कौन बोलता है, आपको बताना है। एंड टॉन्ट्स हिम एज लेटर डे जेप्था, और उसे जेप्था का उसकी संज्ञा कौन देता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ये हैमलेट आपका आंसर सही हो जाएगा चारों विकल्पों में। तो हैमलेट एक्ट 2 सीन 2 में पोलोनियस को टीडियस ओल्ड फूल रिफर करता है और उसको क्या कहता है कि यू आर लाइक जेप्था। जेप्था वॉज अ जज। ओके, ध्यान में रखिएगा, जेप्था कौन है, बुक ऑफ जजेज में एक जज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। He avoided call up pretending illness. He avoided call up pretending illness। यहाँ call up का मतलब क्या होगा आपको बताना है। He avoided call up pretending illness। To call up का मतलब क्या होगा, to escape from prison, attempt for robbery, to order someone to join the armed force, result of an action। क्या होगा यहाँ पर, तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ सी विकल्प बिल्कुल सही है। टू ऑर्डर समवन टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्स। ओके, ही अवॉइडेड कॉल अप प्रिटेंडिंग इलनेस। उसने इलनेस का बहाना बनाकर जो कॉल अप था, जो फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर था, उसको अवॉइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए कॉल अप देख लीजिए क्या क्या मतलब होता है कॉल अप का। फोन समवन, किसी को कॉल करना भी होता है। मेक समवन ज्वाइन द आर्मी एटसेट्रा, ये भी होता है। इनवाइट समवन टू प्ले इन अ टीम, ये भी होता है कॉल अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पीडीएफ आपको जाहिर सी बात है दे दिया जाएगा ऐप पर। वॉज प्लेन सेलिंग, वॉज प्लेन सेलिंग इसका मतलब क्या होगा। वॉज वेरी इजी, वॉज कॉम्प्लिकेटेड, वॉज कॉम्पिटिटिव, वॉज अनकम्फर्टेबल, क्या होगा। वॉज प्लेन सेलिंग इसका मतलब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कोई चीज़ अगर प्लेन सेलिंग है तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कि वो चीज़ बहुत ईजी है। वॉज वेरी ईजी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्लेन सेलिंग देखिए, टू बी ईजी एंड विदाउट प्रॉब्लम्स। ओके, शी विल बी रिवॉर्डेड फॉर हर काइंड डीड। इसको वॉइस बदलना है, जाहिर सी बात है ये पैसिव वॉइस में है तो इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हर काइंड डीड विल हैव रिवॉर्डेड हर, हर काइंड डीड विल रिवॉर्ड हर, हर काइंड डीड विल बी हर रिवॉर्ड, हर काइंड डीड विल हैव बीन हर रिवॉर्ड, क्या होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में बी जवाब देने वाले यहाँ सबके सब सही हैं। हर काइंड डीड विल रिवॉर्ड हर। ओके, I think it is loud and clear. Let's move on to next question. John Milton's Paradise Regained is a story largely about which topic? किस टॉपिक पर है ये पूरी की पूरी स्टोरी, आपको बताना है। पैराडाइज रीगेन्ड की, अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ द सेल्फ, अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ अदर कंट्रीज, अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ द फ्यूचर, अ क्वेस्ट फॉर फॉरबिडन नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ ए जवाब जिनके भी जहन में आ रहा है वो बिल्कुल सही है, अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ द सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इन दिस नरेटिव essay published in 1912, Galsworthy depicts a German craftsman efforts to survive in an era where success is determined by advertisement, not by work। यहाँ नॉट है, इसको नोट कर लीजिएगा, नॉट बाय वर्क। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में फ्यूजिटिव की हम बात कर रहे हैं, एप्पल ट्री की, क्वालिटी की, डार्क फ्लावर की, किसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यू आर गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चन नोवेयर, ओके, ध्यान में रखिएगा, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हम अपनी नोट से क्वेश्चन दे रहे हैं, खासकर वसुंधरा मैम, और हमारी नोट से जो क्वेश्चन है वो हम दे रहे हैं आपको, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन स्लीप फॉर अ ईयर। मैं इतना थक गया हूँ कि मैं 1 साल तक सो सकता हूँ। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? हमें तो हाइपरबली लग रही है, तो हाइपरबली क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल यहाँ पर बी जवाब हो जाएगा, हाइपरबली सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में हाइपरबली है। कोई कितना भी थक जाए तो क्या वो 1 साल तक सोएगा? यहाँ पर ओवर स्टेटमेंट है या हाइपरबली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अ पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन। जो सेपरेशन कर देते हैं एक पर्सन को, जो एक सेपरेट करने का कार्य होता है ताकि इन्फेक्शन को अवॉइड किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? सोपोरिफिक बोलेंगे, क्वारंटीन बोलेंगे, क्वाड्रूपेड बोलेंगे, पैनासिया बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिलेवेंट भी है। बी यहाँ जवाब देने वाले सबके सब सही है, क्वारंटीन इज द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन पर आते हैं, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड। बताएं, मिल्टन, दाते, शेक्सपियर, चौसर, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ हम चौसर की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑटोबायोग्राफीज आर बाय नेचर फिलोसॉफिकल, ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक, सब्जेक्टिव। क्या होगी बताइए? ऑप्शन में क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों तो सब्जेक्टिव आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने बारे में होता है तो नेचुरली वो सब्जेक्टिव होंगी ऑटोबायोग्राफीज। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, फॉर वर्ड्सवर्थ द फंक्शन ऑफ पोएट्री इज टू गिव जॉय, हैप्पीनेस, कैथारसिस, प्लेजर। क्या होगा फंक्शन ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ? क्या होगा बताएं? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दें तो यहाँ पर प्लेजर इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैप्टन सेड टू द आर्मी, मार्च फॉरवर्ड नाउ। अब इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्या होगा? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। द कैप्टन सेड टू द आर्मी दैट मार्च फॉरवर्ड नाउ, द कैप्टन ordered the army to march forward then, the captain ordered the army to march on that day, the captain ordered the army to attack the enemy। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों तो यहाँ बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, the captain ordered the army to march forward then। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हु कोलैबोरेटेड विद शेक्सपियर इन द राइटिंग ऑफ हेनरी 8। हेनरी 8 जब शेक्सपियर लिख रहे थे तो उनका कोलैबोरेशन कुछ क्रिटिक्स किसके साथ मानते हैं? आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। जॉन फ्लेचर, जॉन ड्राइडन, जॉन डन, जॉन मिल्टन, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो जॉन फ्लेचर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, इसको देख लेते हैं। 13 में, हेनरी 8 इज अ कोलैबोरेटिव हिस्ट्री प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर। ध्यान में रखिएगा, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ हेनरी 8। एन अल्टरनेटिव टाइटल ऑल इज ट्रू। इसका अल्टरनेटिव टाइटल क्या है? ध्यान दें, ऑल इज ट्रू इज recorded in contemporary documents with the title Henry VIII not appearing until the play's publication in the first folio of 1623. Choral odes sung in honor of Dionysus were known as। choral odes जो कि सम्मान में, डियोनिसस के सम्मान में गाई जाती थी, उसको किस नाम से जाना जाता था? पोएटिका, हिम्स, चैंटिंग्स, डिथाइरैम्स। क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ डी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा डायनाइसस। जो डिथाइरैम्स, ये डायनाइसस
क्या था, जो ये डायनाइसस के सम्मान में गाई जाती थी, तो ये डायनाइसस कौन था? डायनाइसस ये था ग्रीक गॉड ऑफ वाइन, ग्रीक गॉड ऑफ वाइन। तो ये वाइन का गॉड था, ये मतलब मदिरा के देवता हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा आप। इनके सम्मान में जो कोरल ओट्स गाई गई उसे क्या कहा गया? डिथाइरैम्बस। आई होप इट्स क्लियर। ये देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है Dithyrambs. The dithyramb was an ancient Greek hymn sung and danced in honor of Dionysus, the god of wine and fertility. ये उत्पादकता और मदिरा के ये देवता होते थे। कौन? डिथाइरैम, ध्यान में रखिएगा। और जो ओके डायनेसिस, डिथाइरैम तो वो जो क्या कहते हैं ओड हुई वो होगी ना। तो यहाँ पर ये जो थे डायनेसिस, ये डायनेसिस कौन थे? ये मदिरा के और उत्पादकता के देवता थे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये द गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी, द टर्म वॉज ऑल्सो यूज्ड एन एपिथेट ऑफ द गॉड, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द राइटर हु फर्स्ट डिफाइंड हिज वर्क्स एज एसे वॉज, उस राइटर का नाम, लेखक का नाम बताना है आपको जिसने पहली बार अपनी रचनाओं को निबंध नाम से डिफाइन किया, निबंध कहा अपनी रचनाओं को। क्वेश्चन नंबर 15, बेकन हो जाएंगे, मॉन्टेग होंगे, स्टीवेंसन होंगे, एडिशन होंगे, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अगर तो मॉन्टेग बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान में रखना है आपको। The dominant theme of Wordsworth's preface is poetic diction, poetic argument, poetic criticism, poetic license. बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें दोस्तों तो poetic diction is the right answer। जो dominant theme है poetic diction ही है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। coquettes, coquette क्या होगा? lover of traveling, a connoisseur of food, a girl woman who flirts with men, one that lives on herbs। बताएं क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दें। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। अ गर्ल वुमन हु फ्लर्ट्स विद मेन। ओके, माय फ्रेंड्स वैसिलेशन बिटवीन फियर एंड होप मेड ऑल अस नर्वस। जो मेरा दोस्त वैसिलेट कर रहा था, उसका जो वैसिलेशन था किसके किसके बीच में? फियर एंड होप के बीच में, हम सभी को उसने नर्वस कर दिया। फियर एंड होप के बीच में वैसिलेशन, तो क्या होगा? सिनोनिम बताना है। पॉपुलर फैशन, डिजर्विंग हाई रिस्पेक्ट, इनडिसीजन, क्लैमरस। तो यहाँ पर इनडिसीजन हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं तो सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। ये देखिए वैसिलेशन द एक्ट ऑफ often changing your opinion or thoughts about something, especially in a way that annoys other people। अपनी थॉट को बार बार बदल रहे हैं, करूं ना करूं, ओके, यहाँ जाऊं ना जाऊं। तो जब इस तरह के थॉट बदल रहे होते हैं इसे वैसिलेशन बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हार्ट ऑफ अ फूल इज इन हिज माउथ बट द माउथ ऑफ अ वाइज मैन इज इन हिज हार्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? द हार्ट ऑफ अ फूल इज इन हिज माउथ। जो मूर्ख है उसका हृदय कहाँ होता है? उसके मुंह में होता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका मुंह कहाँ होता है? उसके दिल में होता है। ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये जो स्टेटमेंट है ये किस फिगर ऑफ स्पीच का उदाहरण है? आपको बताना है। हाइपरबली, काइयास्म, लाइटेटीज, टैटोलॉजी। जो अगर लोग पढ़ रहे हैं, निरंतर परसिवियरेंस कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो तुरंत बता लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कितनी जगह पर आपको बताया गया है काइयास्मस क्या होता है? और एग्जैक्टली यहाँ पर काइयास्मस या एंटीमेटाबली ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, which Shakespearean play has inspired many other writers from John Wolfgang von Goethe and Charles Dickens to James Joyce and Iris Murdoch, and has been described as the world's most filmed story after Cinderella। इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि कौन सा शेक्सपियर का प्ले है जिसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर्ड किया
और सबसे ज़्यादा सिंड्रेला के बाद अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी पर फिल्म बनाई गई है। किंग लियर की बात कर रहे हैं हम, हेमलेट की बात कर रहे हैं, सिम्बलिन की, मर्चेंट ऑफ वेनिस की, किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर रहे हैं हेमलेट की। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में बी आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे जो हम आपके लिए लेकर आए, आपकी तैयारी को धार देने के लिए वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म पर लाए। क्वेश्चंस को तैयार किया वसुंधरा मैम ने, आपके लिए हमने रीड किया और आपको समझाया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।